बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? बच्चों, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे देख पा रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में मुझे इंडिकेट कर दीजिए। हम आज की क्लास को शुरू करना चाह रहे हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। वंस अगेन आई वेलकम यू टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे सर। बच्चों, पिछली क्लास में या फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। सुने, मैं आपको स्वागत करता हूं एमजे स्टार सर की मैजिकल दुनिया में। ध्यान सुने बच्चों, हल्का सा एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। पिछली क्लास में या फिर इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एक बार मिलकर रिवाइज करते हैं। बच्चों, फिर दोहराता हूं, तैयारी 720 की है। वहीं अपनी चेयर पर बैठे बैठे क्लास के अंदर आपको लेक्चर याद हो जाना चाहिए। आइए मुस्कुराहट के साथ रिवाइज करते हैं। सुनिए बच्चों, पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, सुनना। हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है बच्चों, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। याद कीजिए, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स। बच्चों, ऑनलाइन की दुनिया को ऑफलाइन में हम कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, बहुत मेहनत करनी है। पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, फिर आप बैठकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पर आप अपना टाइम खर्च कर सकते हैं। तो आइए मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है बच्चों, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। याद कीजिए, एनसीईआरटी कहती है द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन organized network of point to point connection for quick coordination, whereas the endocrine system provides chemical integration through hormones। फिर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था बच्चों, इन ह्यूमन बॉडी the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। फिर बच्चों, एनसीईआरटी ने हेडिंग लिखा था न्यूरल सिस्टम। पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, वहीं पर आपको रिवाइज कर लेना है मेरे साथ साथ। याद कीजिए, एनसीईआरटी लिखती थी द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। फिर बच्चों, हमने बात की थी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। याद कीजिए बच्चों, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एक था बेटा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसे हम सीएनएस कहते हैं। एक था पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जिसे पीएनएस कहा जाता है। याद कीजिए, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, और ब्रेन वाला पोर्शन हम पिछली क्लास में सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा समय देना चाह रहा हूं ब्रेन के बारे में, 2 मिनट में, या जितना आप सोच सकते हैं जल्दी से आप सोच लीजिए। समय नहीं है आपके पास, उसके बावजूद मैं आपको समय दे रहा हूं, आप सोचने की कोशिश करिए बच्चों। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। थोड़ा आप सोचो ना बच्चों। फोर ब्रेन में 3 चीजें आती हैं, सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टिव लोब। थोड़ा सेरिब्रम के बारे में आप सोचिए। The outer part of the cerebrum is referred to as cerebral cortex. The cerebral cortex is referred to as gray matter due to its grayish appearance। और वो grayish appearance का क्यों होता है? क्योंकि न्यूरोनल सेल बॉडीज जो होती है वहां पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। फिर थोड़ा सा सोचिए बच्चों, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरियाज। कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं, कुछ मोटर एरियाज होते हैं, और कुछ लार्ज साइज रीजन्स विच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, नोन एज एसोसिएशन एरिया। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक कम्युनिकेशन, मेमोरी एंड इंटरसेंसरी एसोसिएशन। फिर मैंने आपको बच्चों तीनों टाइप के एरियाज के कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। थोड़ा आप सोच लीजिए कि ब्रोकाज एरिया मोटर स्पीच एरिया है, जो हमारा प्राइमरी मोटर एरिया है वो भी एक मोटर एरिया है, वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। सेंसरी एरियाज के एग्जांपल सोचिए बच्चों, मैं आपको समय देना चाह रहा हूं, आप हमें रिजल्ट दीजिएगा। वेरी सिंपल, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, प्लस प्लस रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म। कुछ सेंसरी एरियाज के एग्जांपल सोचिए बच्चों कि ऑसिपिटल एरिया कहां था, गस्टेटरी एरिया कहां था, सोमेस्थेटिक एरिया कहां होता है, ऑडिटरी एरिया कहां होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया कहां होता है। थोड़ा सा आप जो बच्चों एसोसिएशन एरियाज के एग्जांपल सोचिए कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। वर्निकेज एरिया जो होता है वो लैंग्वेज का कॉम्प्रहेंशन करता है। पूरा समय देना चाहता हूं मैं आपको।
फिर हमने बात की थी बच्चों डाई एंसेफेलॉन के बारे में। याद कीजिए, हमारे फोरब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर एक छोटा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे डाई एंसेफेलॉन कहा जाता है। याद करो ना बच्चों, उसकी रूफ बनाता है एपिथैलेमस, उसकी लेटरल वॉल बनाता है थैलेमस और फ्लोर बनाता है हाइपोथैलेमस। पूरा लेक्चर रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। याद कीजिए, एपिथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायएंसेफेलॉन। थैलेमस के लिए याद कीजिए, थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। हाइपोथैलेमस के लिए याद कीजिए बच्चों, बेताब, बिहेवियर एंड इमोशन, एंडोक्राइन कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन, एएनएस कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। कम से कम एनसीईआरटी की चीज याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस कंटेन सेंटर विच रेगुलेट्स टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऐसा कुछ। फिर याद कीजिए, फोरब्रेन में दो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं जो सिर्फ स्मेल के सिग्नल को रिसीव करते हैं और हमारे ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंचाते हैं ताकि वहां पर स्मेल का एनालिसिस हो सके। दिस वाज ऑल अबाउट फोरब्रेन। बहुत समय मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। फिर याद कीजिए, हमारा एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था लिम्बिक सिस्टम, बहुत आराम से। The inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus। याद कीजिए, एमिगडेला दो इमोशंस को जनरेट करता है, फियर और रेज, जबकि याद कीजिए हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। और याद कीजिए, हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर साइड पर और भी बहुत सारे बच्चों डीपली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, लिम्बिक लोब कहा जाता है, या उसको इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। आपको मकसद समझ में आ रहा होगा, आपको क्लास में याद हो जाना चाहिए। दिस इज द टारगेट ऑफ एमजे सर। याद कीजिए बच्चों, लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता था। याद करने की कोशिश कीजिए, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। लड़की को देखता था, खुश होता था, प्लेजर। कुछ कहना था पर डरता था, फियर। याद कीजिए, दोस्तों ने मोटिवेशन डेवलप किया, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो एक्साइटमेंट आया, लास्ट में गुस्सा आया है, रेज, ब्रेकअप, कहानी खत्म। और लास्ट में समरी में भी लिखा हुआ है, लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर और ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेस। तो दिस इज द सक्सेसफुल एंड ऑफ फोरब्रेन। बहुत स्लो पढ़ रहे हैं बच्चों। याद कीजिए, मिड ब्रेन, फोरब्रेन के थैलेमस हाइपोथैलेमस के नीचे और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के ऊपर एक छोटा सा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है ब्रेन का जिसे कहा जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के एंटीरियर पार्ट पर दो माइलेटेड नर्व फाइबर के बंडल गुजरते हैं जिन्हें क्रूरा सेरिब्राई कहते हैं। वैसे याद कीजिए बेटा, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है प्राइमरी मोटर एरिया, पर वो जो सिग्नल हैं वो वॉलेंट्री मसल तक क्रूरा सेरिब्राई से होकर गुजरते हैं, ऐसा कुछ। याद कीजिए, मिड ब्रेन के मिडल पोर्शन में एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसे सेरिब्रल एक्यूडक्ट या एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर आइटर भी कहा जाता है। रिवीजन चल रहा है बच्चों, रिवाइज कीजिए। मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस पर 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है 4 ऑप्टिक लोब्स, कलेक्टिवली रेफर टू एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हमने कुछ बातें डिस्कस की थी जो सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन से एसोसिएटेड होती है। एमजे सर का मकसद आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, मकसद जो है वो मां है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, रिवीजन चल रहा है। याद कीजिए, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है। कॉर्पस कैलोसम जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, ट्रैक्ट ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, सिर्फ और सिर्फ हायर मैमल्स के ब्रेन में मिलेगा। 4 ऑप्टिक लोब्स का मिलना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन मिड ब्रेन। और याद कीजिए, हाइपोथैलेमस में 2 सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, मैमिलरी बॉडी, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है मैमिलियन ब्रेन का पार्ट है जो कहीं ना कहीं लिम्बिक सिस्टम में एसोसिएटेड होते हैं। बाकी एनसीईआरटी की लाइन याद रखेंगे, द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। बहुत समय देना चाहता हूं बच्चों। फिर हमने बात की थी हाइंड ब्रेन के बारे में। याद कीजिए, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक वर्ड बताया था ब्रेन स्टेम, पुरानी एनसीईआरटी में गलत था बच्चों। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंस्टिट्यूट ब्रेन स्टेम, सरासर गलत है, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट तो है पर वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है।
नहीं, एनसीईआरटी में सही लिखा हुआ है। ब्रेन के 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रेन स्टेम कंस्टिट्यूट करते हैं। आप चाहें तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बता सकते हैं ब्रेन स्टेम में कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए जाते हैं। मैं वेट कर रहा हूं आपका। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए जाते हैं बच्चों, उनका नाम बताइए। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं कि रिवीजन अमेजिंग चल रहा है। थैंक यू सो मच बच्चों, पर मकसद जो है वो मां तक जाना है, पूरा लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। याद कीजिए ब्रेन स्टेम में 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। बिल्कुल सही आप कह पा रहे हैं। कौन कौन से बच्चों? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। दैट्स इट, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। सेरिबेलम जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है, हालांकि मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाती है। आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चों। याद कीजिए पोन्स जो है उसमें न्यूमोटेक्सिक सेंटर है जो हमारी रेस्पिरेशन की रिदम को रेगुलेट करता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिस्कस करेंगे। और बाकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था, याद कीजिए बच्चों, पोन्स का मतलब ब्रिज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स विच इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। याद कीजिए लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर मेडुला से होते हुए सेरिब्रम को कनेक्ट करता है, जबकि ट्रांसवर्स नर्व फाइबर जो है वो पोन्स और सेरिबेलम को कनेक्ट करता है। याद कीजिए ऑल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिबेलम। पूरा लेक्चर रिवीजन। दिस इज द बेस्ट वे टू डील बायोलॉजी। मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों। याद कीजिए वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कौन करवाता है, फाइन और स्किलफुल कौन करवाता है बेटा? सेरिबेलम। और वही तो चाहिए होते हैं बॉडी बैलेंसिंग के लिए या बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। याद कीजिए अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से फर्स्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, बट मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिबेलम। एक और चीज समझाई थी, वॉलेंट्री मसल्स का वॉलेंट्री रेगुलेशन सेरिब्रम करता है, पर वॉलेंट्री मसल्स का इनवॉलेंट्री रेगुलेशन सेरिबेलम करता है। और लास्ट में हमने मेडुला डिस्कस किया था। याद कीजिए बच्चों, मेडुला कंट्रोल कंटेन्स सेंटर विच रेगुलेट्स कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। और लास्ट में आपको यह भी बताया था कुछ ऐसे रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं जिनको मेडुला ऑब्लोंगेटा करवाता है, जैसे कि स्नीजिंग रिफ्लेक्स समझाया था, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, यॉर्निंग रिफ्लेक्स, स्वोलोइंग रिफ्लेक्स, ऐसा कुछ। तो बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यूरल सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पर अब अगर बच्चों आपके मॉड्यूल के सीक्वेंस को हम फॉलो करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन कंप्लीट हो चुका है, स्पाइनल कॉर्ड सिलेबस में नहीं है। अब हमें क्या डिस्कस करना है? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो बच्चों आपके मॉड्यूल के अंदर जो है हम लेफ्ट साइड वाले पेज पर आ चुके हैं, पेज नंबर 14 पर एक एक चीज कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 14 पर मॉड्यूल में आप चेक कर लेंगे बच्चों, वहां हेडिंग लिखा हुआ है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। आइए उसको जल्दी से एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं, कोशिश करें क्लास में आपको याद हो जाए बच्चों। ध्यान सुनिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा। सेंट्रल में 2 चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मान लेते बेटा ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, मान लेते हैं बॉडी के ऑर्गन्स है। याद कीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ नर्व्स एसोसिएटेड होती हैं। जो ब्रेन से एसोसिएटेड होती है उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होती है उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, और आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्रेनियल नर्व्स हमारे अंदर 12 पेयर होती हैं और स्पाइनल नर्व्स हमारे अंदर 31 पेयर होती हैं। बाकी डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। और बेटा समझिए, यही क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के ऑर्गन्स को जोड़ती हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन लाइन ड्रॉ करती है। दैट्स इट। तो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाती हैं, जो स्विच और पंखे के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं, ये जो वायर्स होते हैं, जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यही क्या है बेटा? हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दैट्स इट। ये हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक एक बच्चे को क्लास में याद हो जाना चाहिए, यह हमारा टारगेट है बच्चों। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम ब्रेन कंप्लीट कर चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एंड व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? हम पेज नंबर 14 पर आ चुके हैं बच्चों मॉड्यूल में। तो वहां लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स एसोसिएटेड होंगी, चाहे वो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हो सकती हैं, चाहे वो 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हो सकती हैं, यही नर्व्स क्या बनाती है? हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम।
तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में टू डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करवाएगा। इसमें सेंसरी भी होंगे और मोटर नर्व फाइबर्स भी होंगे। अब याद कीजिए पीएनएस का काम क्या है, सीएनएस और बॉडी के ऑर्गन्स को जोड़ना। अब ऑर्गन्स दो टाइप के हो सकते हैं, कुछ वॉलेंट्री जैसे स्केलेटल मसल, कुछ इनवॉलेंट्री जैसे कि स्मूथ मसल। तो उस बेसिस पर बेटा जी पीएनएस दो टाइप का हो सकता है। पहले लेक्चर को हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं ये वॉलेंट्री ऑर्गन्स है तो ये कहलाएगा हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और अगर ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं तो ये कहलाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम डिस्कस करना चाहते हैं सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मॉडल में ये लिखा हुआ है बेटा व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम ऑफ वो पार्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। दैट्स इट। तो आपके मॉड्यूल में हम पेज नंबर 14 पर चल रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है वो लिखा हुआ है, फिर नीचे हेडिंग लिखा हुआ है बेटा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। दैट्स इट। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में भी दो पार्ट आते हैं बेटा जी, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बस आज हम इनके बारे में डिस्कस कर लेना चाहते हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो एक बात तो कंफर्म है बच्चों, चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों जो है वो एएनएस के पार्ट है। तो दिमाग में रखिएगा, चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों बेटा इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। पर वो अलग बात है कि ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं ऑपोजिट कंडीशंस में। थोड़ा आइडिया होना चाहिए बच्चों। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। इमरजेंसी कंडीशन में, एडवर्स कंडीशंस के अंदर ये एनर्जी खर्च करवाता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बच्चों ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है, एनर्जी का कंजर्वेशन करवाता है, एनर्जी को बचाता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ये एनर्जी बचाता है ताकि इमरजेंसी आने पे सिंपैथेटिक उस एनर्जी को खर्च कर सके, ऐसा कुछ। तो आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 14 पर चल रहे हैं बच्चों। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, हम पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक के अंदर भी बेटा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस इतना याद रखेंगे, दोनों एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर हैं, ऑपोजिट कंडीशन में काम करते हैं। एक चीज समझना बच्चों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में काम करेगा, इमरजेंसी कंडीशन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो बेटा ये नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा। नॉर्मल कंडीशन के लिए एक फ्रेज यूज होता है बेटा जी, वो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है पर आप याद करने की कोशिश करें। जो पैरासिम्पैथेटिक वो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, इसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, यानी आराम कीजिए और भोजन को पचाइए, यानी नॉर्मल कंडीशन, एनर्जी बचाइए। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, और इमरजेंसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक फ्रेज 3F। बेटा इमरजेंसी के लिए 3F यूज करते हैं, ये एंडोक्राइन में भी हम पढ़ेंगे। आपको 3F का मतलब होना चाहिए, फियर होता है, फाइट होता है और फ्लाइट होता है, ऐसा कुछ। एक चीज समझना बच्चों, डर किसी भी प्रकार का हो उसको इमरजेंसी में इंक्लूड किया जाता है। डर जो है वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। फियर किसी प्रकार का हो उसे हम इमरजेंसी में काउंट करते हैं बच्चों। यहां फाइट का मतलब डिशुम डिशुम नहीं है, और फ्लाइट का मतलब जो है शहर छोड़कर टेक ऑफ करके कहीं जाना नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डर है मतलब वो इमरजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फाइट का मतलब है किसी भी सिचुएशन का डटकर मुकाबला करना, उस समय भी आपको डर लगेगा, या किसी सिचुएशन से भाग खड़े होना, वो कहलाता बच्चों फ्लाइट। और दोनों ही केस में डर लगता है, यानी ये इमरजेंसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको चलिए एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं नीट 2025 के हम फिजिक्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल को याद कीजिए बच्चों। जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हो सकता है ख्याल आया होगा, यार ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है पर मैं कोशिश करके देखता हूं या देखती हूं। तो आप उस क्वेश्चन से लड़ रहे हो, यानी आप उस सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, पर उस समय भी डर तो लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी श्योरिटी नहीं है कि जो आंसर हम निकालेंगे वो सही होगा या नहीं होगा। तो आप उस सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, तो उस समय भी आपको डर लग रहा है, यानी वो इमरजेंसी कंडीशन है। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। आप उस क्वेश्चन से भाग रहे हो, सिचुएशन से दूर जा रहे हो, फ्लाइट कर रहे हो, पर उस समय भी आपको डर लगेगा कि क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं तो फिर 650 नंबर कैसे क्रॉस होंगे, 720 नंबर कैसे आएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपने देखा, किसी भी सिचुएशन का सामना करना हो फाइट, या किसी भी सिचुएशन से भागना हो फ्लाइट, दोनों ही केस में हमें डर तो लगेगा।
और डर लगेगा इसका मतलब बच्चों वो इमरजेंसी कंडीशन है। तो बस ये वर्ड याद रखेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में काम करता है। और दोनों के दोनों जो है बेटा वो एंटागोनिस्टिकली काम करते हुए और हमारी सभी इनवॉलेंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर किसी चीज को स्टिमुलेट करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक उसको जो है इनिबिट करेगा, कंफर्म है। अगर सिंपैथेटिक किसी को इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक को डिक्रीज करेगा। अगर सिंपैथेटिक किसी को डिक्रीज करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक बच्चों उसको इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ। तो आपको बस सिंपैथेटिक के फंक्शन याद होने चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक जो है आप जस्ट रिवर्स कर सकते हो, ऐसा कुछ। तो आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 14 पर बेटा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। मैं कोई एक आपको समझा देता हूं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आप जस्ट रिवर्स कर लेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, इसमें दो होगा बेटा जी, एक होगा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक होगा बेटा जी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। मैंने आपसे कहा ये जो है फियर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में काम करेगा, ये जो होता है वो आपके नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब सिंपैथेटिक के फंक्शन याद रख लीजिए, पैरासिम्पैथेटिक जस्ट आप रिवर्स कर लेंगे। अब जैसे बच्चों अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें, इमरजेंसी में काम करता है। याद कीजिए पहला लेक्चर आपने एमजे सर के पीछे जर्मन शेफर्ड छोड़ा था। याद कीजिए बच्चों, आपने एमजे सर के पीछे जर्मन शेफर्ड छोड़ा था। तो जाहिर सी बात है बच्चों, वो मेरे लिए एक इमरजेंसी कंडीशन है, डर लगेगा, फियर। अब या तो मैं उससे लड़ लूं, फाइट कर लूं, या वहां से भाग खड़ा हूं, फ्लाइट कर लूं, दोनों ही केस में डर लगेगा। तो उस समय मेरी बॉडी में कौन काम करेगा बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेरी बॉडी में क्या क्या करवाता है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। बेटा समझो, मान लो सामने जर्मन शेफर्ड खड़ा है, मान लेते हैं कोई शेर खड़ा है बच्चों, तो इमरजेंसी कंडीशन है। तो जैसे हम जो है इमरजेंसी कंडीशन की बात करते हैं, आपने सुना होगा पसीने छूट जाते हैं, तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाता है। दैट्स इट। कोशिश करिए क्लास में याद हो जाए, सिंपैथेटिक याद हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक जस्ट रिवर्स कर लेंगे। तो आपने सुना होगा बच्चों डर के मारे पसीने छूट जाते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाता है। आपने सुना होगा डर के मारे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्यूपिल में क्या करवाता है, डायलेशन करवाता है, प्यूपिल में डायलेशन। बहुत स्लो पढ़ रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेटा रोंगटे खड़े होने का मतलब ये है, हमारी स्किन पर छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, हम मैमल हैं। इन हेयर के बेस पर एक इनवॉलेंटरी मसल होती है, एरेक्टर पिलाई मसल। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एरेक्टर पिलाई मसल में करवाता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से इन हेयर में हो जाता है इरेक्शन। ये बाल जो हैं इरेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम आम भाषा में कहते हैं रोंगटे खड़े होना, गूज बम्स कहते हैं या फिर गूज फ्लैश कहते हैं। उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है बेटा पाइलो इरेक्शन, यानी इरेक्टर पिलाई मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हेयर में इरेक्शन, वो कहलाएगा पाइलो इरेक्शन। तो आपने देखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या करवा रहा है बच्चों, आपके जो है पसीने छूट जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें जो है फटी की फटी रह जाती हैं, ऐसा कुछ। अब समझिए, याद कीजिए वो जर्मन शेफर्ड मेरे पीछे भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूं, तो भागते समय जो है मेरी हार्ट बीट भी तो बढ़ जाएगी बच्चों। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो हार्ट बीट रेट है उसको इंक्रीज करेगा, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करेगा, तो फाइनली कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, उस समय जो है मेरी ब्रीदिंग रेट भी तो फास्ट हो जाएगी और ब्रीदिंग आसान हो जानी चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रैकिया और ब्रोंकाई की मसल में रिलैक्सेशन करवाता है ताकि डायलेट हो जाए, ताकि ब्रीदिंग आसान हो जाए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी ब्रीदिंग को आसान बनाता है, या फिर मैं कह सकता हूं ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन 5 चीजों को वो बढ़ाता है और सिंपैथेटिक इन 5 चीजों को बढ़ा रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक इन्हीं 5 चीजों को घटाएगा, ऐसा कुछ। अब बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ चीजों को घटाता भी है, जैसे मैं आपको बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी भी चीजें उनको घटाता है। बेटा जर्मन शेफर्ड पीछे भाग रहा है, तो उस समय भागते समय जो है मैं उसको ये थोड़ी ना बोल सकता हूं कि भैया 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं समोसा खा लेता हूं। नहीं,
बेटा इस केस में हो सकता है मुझे बाहर से खाना खाने का मौका ना मिले, तभी तो बेटा हम इमरजेंसी कंडीशन के लिए फूड को स्टोर करके रखते हैं मसल और लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तभी तो स्टोर करते हैं बच्चों। तो उस समय जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तो मैं पचाऊंगा किसको, और जब पचाऊंगा ही नहीं तो मुझे सलाइवा की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें भी एंजाइम होते हैं, मुझे डाइजेस्टिव जूस की जरूरत नहीं है, मुझे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस की जरूरत नहीं है, तो एनर्जी बचाते हैं ना बच्चों। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है बच्चों, उनके सिक्रीशन को कम कर देगा। ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे हैं, पेरिस्टालसिस हो रहा है, उसको सप्रेस करेगा। ये जो है सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कम करेगा। सुना होगा डर के मारे जो है गला सूख जाता है, सलाइवा की जरूरत ही नहीं ना बच्चों, उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है, जरूरत तब पड़ेगी जब हमें स्टार्च का डाइजेशन करना होगा, खा थोड़ी ना पा रहे हैं अभी। तो आपने देखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से सभी चीजों को जो है सप्रेस कर देता है। बेटा दो चीजों को और सप्रेस करता है, एक तो यूरिनेशन को भी इनिबिट करता है, और डिफिकेशन को भी जो है इनिबिट करता है। ऐसा कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर की मसल है उसमें रिलैक्सेशन करवा देता है, तो वहां स्ट्रेचिंग नहीं होगी, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, तो यूरिनेशन की फीलिंग थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाएगी, हम भागने पर फोकस कर पाएंगे, इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को मेंटेन करने में फोकस कर पाएंगे। साथ ही साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एनस के स्फिंक्टर हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है और डिफिकेशन को भी रोकेगा, तो यूरिनेशन और डिफिकेशन को सप्रेस करता है। ऐसा कुछ तो आपने देखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम 5 चीजों को बढ़ा रहा है, कोशिश करिए क्लास में याद हो जाए, 5 चीजों को बढ़ा रहा है। प्यूपिल को डायलेट करता है, पसीने छूट जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सांसें तेज हो जाती हैं। ऐसा कुछ। और 5 चीजों को घटा रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सिक्रीशन को घटाता है, एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस को घटाता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को घटाता है, यूरिनेशन को इनिबिट करता है, डिफिकेशन को इनिबिट करता है। अब सिंपैथेटिक इन 5 चीजों को घटाएगा तो पैरासिंपैथेटिक इन 5 चीजों को बढ़ाता है। ऐसा कुछ। और बच्चों एक पॉइंट जो है वो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझेंगे, फिलहाल बस मैं आपको बता देता हूं। जो पैरासिंपैथेटिक होता है वो मेल के अंदर पेनिस में जो है इरेक्शन करवाता है, रिप्रोडक्शन का पोर्शन है, जबकि सिंपैथेटिक जो होता है वो सीमेन का इजैकुलेशन करवाता है। ये बातें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ जो है आपका पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम कंप्लीट होता है। मॉड्यूल के हिसाब से भी चैप्टर कंप्लीट होता है, पर आपके मॉड्यूल में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, वो भी मैं आपके सामने बता देता हूं। ध्यान सुनिएगा बच्चों, एनसीईआरटी में तो नहीं है पर कम से कम कुछ बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए। मैं 4 डिसऑर्डर्स आपको बता रहा हूं, वो सुन ले बच्चों। एक होती है बेटा अल्जाइमर्स डिजीज, बस बेसिक बातें याद रख लें। एक होती है बेटा हंटिंगटन कोरिया, और एक आप याद रखेंगे पार्किंसन डिजीज। बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, मॉड्यूल में लास्ट में लिखे हुए हैं, कम से कम ये डिजीज आपको याद होनी चाहिए। और कम से कम ये याद रखेंगे इन सभी डिसऑर्डर्स के अंदर किसी ना किसी न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी है, तो इतना याद रखेंगे अल्जाइमर्स के अंदर एसिटाइल कोलिन का हाइपोसिक्रीशन है, हंटिंगटन कोरिया के अंदर जो है गाबा का हाइपोसिक्रीशन है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्किंसन डिजीज के अंदर बेटा डोपामिन का जो है हाइपोसिक्रीशन है। एम्स का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये आपके मॉड्यूल में लास्ट में लिखा हुआ है, इनको आप जरूर पढ़ लेंगे बच्चों। जैसे मैं आपको बता दूं, अल्जाइमर्स डिजीज का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है बच्चों, लॉस ऑफ मेमोरी। अगर आपको लॉस ऑफ मेमोरी वर्ड मिल जाए, इसी को बेटा डिमेंशिया कहते हैं, इसी को जो बेटा एमनेशिया भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में कहीं वर्ड मिल जाता है लॉस ऑफ मेमोरी, सीधा आंसर क्या चल जाएगा बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज। और वैसे नीट का क्वेश्चन भी था तो बच्चों 2018 में नीट का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बेटा उसमें ऑप्शन में रिमेटॉइड आर्थराइटिस था, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हम ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे। एक सोरियासिस था, एक विटिलिगो था, ये दोनों स्किन के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं। और ऑप्शन में एक अल्जाइमर्स डिजीज था। तो बेटा अल्जाइमर डिजीज जो है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है बेटा, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो एक पर्टिकुलर एज आने के बाद जो है देखने को मिलता है। इसमें लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलता है। ऐसा कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं बच्चों, ये आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएंगी। जैसे बच्चों हमारा ब्रेन इंटरनली होलो होता है,
अंदर जो है होलो कैविटीज होती है जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। मैं एक रफ डायग्राम से आपको समझाता हूं, रफ डायग्राम गलत हो सकता है, रफ डायग्राम है बेटा। ब्रेन की जो होलो कैविटीज होती है उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों अंदर से होलो है, तो एक वेंट्रिकल इसमें है, एक वेंट्रिकल इसमें। एक वर्ड ये समझा देता हूं, कॉर्डेट प्लेक्सस क्या होता है। इन वेंट्रिकल्स के अंदर बेटा ऐसे ब्लड कैपिलरी के गुच्छे होते हैं। प्लेक्सस का मतलब होता है गुच्छा, कैपिलरी का गुच्छा वो कहलाता है कॉर्डेट प्लेक्सस। और बेटा इस कॉर्डेट प्लेक्सस से ब्लड कैपिलरी से ब्लड छनता है और सीएसएफ बनता है इस तरह से। तो हमारे ब्रेन के अंदर इन कैविटीज के अंदर वेंट्रिकल्स में क्या भरा होता है, सीएसएफ भरा होता है, ऐसा कुछ। तो बेटा रफ डायग्राम बना रहा हूं, मान लेते हैं ये एपिथैलेमस है, साइड में ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। वैसे डायग्राम गलत हो जाएगा, बस समझने की कोशिश कर लें रफ डायग्राम। बेटा याद कीजिए डायएन्सेफेलॉन है, इसमें भी तो कैविटी है, इसे हम कहेंगे थर्ड वेंट्रिकल। फिर याद कीजिए इस तरह से मैं यहां पर मिड ब्रेन बना देता हूं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एक कैनाल होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। फिर रफ डायग्राम बना रहा हूं, यहां मान लेते हैं पोन्स है, इधर सेरिबेलम है, इधर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेटा पोन्स सेरिबेलम और मेडुला के बीच में यहां पर भी इस तरह से एक कैविटी बन जाती है, उसे कहा जाता है बेटा जी फोर्थ वेंट्रिकल, ऐसा कुछ। व्हाट इज वेंट्रिकल? ब्रेन की जो होलो कैविटीज है उन्हें वेंट्रिकल कहा जाएगा। तो हमारे ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स हैं? 4 वेंट्रिकल हैं बच्चों। 2 तो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है, एक डायएन्सेफेलॉन की कैविटी को कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल, और हाइंड ब्रेन के सेंटर में है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कौन सी डक्ट कनेक्ट करती है, तो आंसर चला जाएगा हमारा सेरिब्रल एक्यूडक्ट, एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस, जो कि मिड ब्रेन के बीचों बीच ट्रेवल करती है। दैट्स इट। बाकी कुछ और नाम है बच्चों, जैसे फोरामेन ऑफ मैगेंडी होता है, फोरामेन ऑफ लुशिका होता है, वो सिलेबस में नहीं है। तो इसी के साथ ऑफिशियली हमारा जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर बच्चों सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब मैं आपको जो है अपनी मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज है बच्चों, उनमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर में करेक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूं, एक बार आप उनको नोट कर लेंगे बच्चों। मॉड्यूल की एक्सरसाइज में बच्चों कुछ आंसर्स के करेक्शन है, एक बार मैं आपको बता देता हूं, उन्हें आप जल्दी से नोट कर लेंगे। मैं इंग्लिश के मॉड्यूल की बात कर रहा हूं बच्चों। जैसे कि पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 19 पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, उसमें जो है ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी, सी के बाद ऐसा लिखा हुआ है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो उस लाइन को कट कर देंगे बस। पेज नंबर 19 पर मॉड्यूल की बात कर रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 28 है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी, और यहां एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इस लाइन को कट कर देंगे बस, बाकी सब कुछ ठीक है। एक जो बेटा पेज नंबर 21 पर, पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 43, याद रखिएगा रेस्टिंग पोटेंशियल में एक तो बेटा पोटेशियम लीक चैनल ज्यादा काम कर रहे हैं, तो पोटेशियम ज्यादा बाहर जाता है, और याद कीजिए पंप भी काम कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन कौन करता है, मेंटेन वर्ड आ जाए बच्चों, तो आंसर जाएगा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। तो पेज नंबर 21 पर जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसका आंसर बेटा फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। एक जो बेटा पेज नंबर 29 पर, पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 35, उसमें ऐसे लिखा हुआ बच्चों, ए लिखा हुआ है हिप्पोकैम्पस, बी लिखा हुआ है एमिगडिला, और सी लिखा हुआ है सेप्टम। तो सेप्टम जो है ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, पर हमारे सिलेबस में नहीं बच्चों, तो इस सी वाले को आप कट कर देंगे, सी वाले को बच्चों आप कट कर देंगे। अब उसमें ऑप्शन देखिए आप, उसमें ऐसे फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में तो लिखा हुआ है ए बी एंड सी, जब हम सी काट चुके हैं तो सी यहां से कट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। दूसरा
टेस्टिंग कर रहा हूँ। नहीं, लाइट वीडियो चेक करने वाले। बच्चों पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन नंबर 43, उसमें जो थर्ड ऑप्शन है बेटा, थर्ड ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है ओनली बी इज करेक्ट। ऐसा लिखा हुआ बेटा ओनली बी इज करेक्ट, तो उसको ऐसा कर लेंगे ओनली बी इज इनकरेक्ट। ऐसा लिखा हुआ है ओनली बी इज करेक्ट, उसको आप कर लेंगे ओनली बी इज इनकरेक्ट, ऐसा कुछ। बच्चों इसी के साथ जो है ऑफिशियली हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में यस सर लिखेंगे स्माइली के साथ। फिर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करना चाहेंगे, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसी जोश के साथ मुझे आपके साथ जुड़ना है। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट करेंगे यस सर के साथ अलोंग विद ए स्माइली। मैं आपका वेट कर रहा हूं बच्चों। कुछ बच्चे लव यू सर भी लिख रहे हैं। लव यू टू बच्चों। और बच्चों आपके टेस्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है और साथ ही साथ मॉड्यूल भी आपको कवर करना चाहिए। तैयारी है बच्चों 720 की, दिमाग में ये चीज रखिए। कुछ बच्चे फॉग लिख रहे हैं। फॉग का मतलब है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैं आपको जेनेटिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूं, तो अभी फॉग लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। वैसे अगर एग्जाम में सवाल आ गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आंसर जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल। ये पता होना चाहिए। और रही बात बच्चों मॉड्यूल के हार्ड कॉपी की, वो भी आपको डिलीवर किए जाएंगे। उस पर अभी विचार चल रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी मॉड्यूल के पीडीएफ आपके पास हैं। हिंदी के पीडीएफ भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। हम आपके साथ हैं, बस आप हमारा साथ नहीं छोड़िएगा बच्चों ना। मिलकर मां तक जाएंगे। न्यूरल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। एक बार इस चैप्टर के बारे में आंखें बंद करके वहीं बैठकर आप जितना सोच सकते हैं आप सोचिए बच्चों। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप मिलकर हमें रिजल्ट देंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब आप कमेंट वाले सेक्शन को थोड़ा छोड़ दें। 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 230 पर शुरू होता था और 238 पर फिनिश होता था। आज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब बच्चों 11th क्लास की बायो की रेस्पेक्टेबल एनसीईआरटी पेज नंबर 239 पर हम आ चुके हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आज मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चों आपका जो बायो का मॉड्यूल नंबर चल रहा है, उस मॉड्यूल में जो है पेज नंबर 36 पर यह चैप्टर दिया हुआ है।
तो एनसीईआरटी पेज नंबर 239 की बात चल रही है, बॉडी में पेज नंबर जो है 36 पर ये चैप्टर शुरू होता है। तो आइए आपके सामने बस एक कुछ प्यार भरी बातें, ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चों आप जल्दी से कमेंट सेक्शन को छोड़ देंगे, चैट बॉक्स से बाहर आ जाएंगे और चैप्टर को समझने के लिए मेरे साथ आप जुड़ जाएंगे। बच्चों 11th क्लास की बायो की रेस्पेक्टेबल एनसीईआरटी पेज नंबर 239 पर हम आ चुके हैं। एक नया चैप्टर आज आपके सामने शुरू करता हूं जिसका नाम है बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी की पहली लाइन से शुरू करता हूं, ध्यान से सुनेगा बच्चों, सुने। एनसीईआरटी की पहली लाइन से शुरू करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। बच्चों मैंने आपको नर्वस सिस्टम में ये कहा था, आज बस हम इंट्रोडक्शन लेंगे, धीरे धीरे हम रफ्तार पकड़ेंगे। ध्यान सुनिए बच्चों, मैंने नर्वस सिस्टम में आपको ये कहा था, एनसीईआरटी भी कहती है कि वर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस होता है। एंडोक्राइन सिस्टम की शुरुआत कर रहा हूं मकसद से, वो मकसद ध्यान सुनिए। हमने न्यूरल सिस्टम में पढ़ा था बच्चों कि वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम बहुत ही एडवांस होता है। तो पहला डाउट तो ये आता है कि सर जब हमारा नर्वस सिस्टम ही इतना एडवांस है तो बॉडी के सभी सेल को नर्वस सिस्टम कंट्रोल क्यों नहीं कर लेता? आखिर हमें एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है? जब हमारे पापा ही इतने एडवांस हैं तो घर के सभी लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते हैं? उनकी हेल्प करने के लिए हमें मम्मी की जरूरत क्यों पड़ी है? तो बच्चों जाहिर सी बात है, पापा घर के सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। अगर पहुंचते हम उनसे काम करवाते, क्योंकि उनके काम करने का तरीका बहुत ही फास्ट होता है। तो एक चीज समझना बच्चों, नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी का टोटल सिर्फ 10% पार्ट बनाता है। बच्चों आपको पता है हमारी बॉडी में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो समझे बच्चों, नर्वस टिश्यू बहुत बढ़िया टिश्यू है पर यह हमारी बॉडी का महज 10% पार्ट बनाता है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, हमारे पास नर्व फाइबर्स तो कम होते हैं जबकि बॉडी के सेल ज्यादा होते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, हमारे पास इतने नर्व फाइबर ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल को इनर्वेट कर सके। बेटा एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ आपको समझा रहा हूं, द मकसद ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, उसको समझें। बच्चों हमारे पास इतने नर्व फाइबर्स ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल को इनर्वेट कर सकें। इनर्वेट का मतलब होता है किसी के अंदर जाना, और जब अंदर जाएगा तभी तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनेगा। याद कीजिए बेटा, नर्वस सिस्टम बिना किसी टारगेट को इनर्वेट किए, बिना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाए काम नहीं कर सकता है। तो बेटा हमारे पास इतने नर्व फाइबर्स ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल को इनर्वेट कर सकें। तो आपके पास इतने न्यूरॉन्स ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना सके। इसका मतलब कंफर्म है आपका नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी सेल तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए बेटा हमें जरूरत पड़ी है एक और सिस्टम की, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। यहां से बच्चों एसर्शन रीजन बनने की पॉसिबिलिटी है। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ आपको समझा रहा हूं बच्चों, हमारे पास इतने नर्व फाइबर्स ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल को वो इनर्वेट कर सकें। यानी आपके पास इतने न्यूरॉन ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना सकें। तो एक बात तो कंफर्म है, नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी सेल तक पहुंचता ही नहीं है। अगर पहुंच पाता हम उससे ही कंट्रोल करवाते, क्योंकि वो एक फास्ट स्पीड सर्विस है। अब नर्वस सिस्टम तो पहुंचता नहीं है, पर बेटा बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके फंक्शंस को कंटिन्यूअसली रेगुलेट करना भी तो जरूरी है। अब चूंकि नर्वस सिस्टम नहीं पहुंचता, इसलिए हमने एक नए सिस्टम को इजाद किया जिसका नाम है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम में हम हॉर्मोन्स नाम के केमिकल रिलीज करेंगे। और कहां रिलीज करेंगे बच्चों? ब्लड और लिम्फ में। और ब्लड और लिम्फ की मदद से हॉर्मोन तो बॉडी के सभी सेल तक पहुंच सकते हैं। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। एनसीईआरटी कहती है all the cells of our body are not innervated by the nerve fibers, but the cellular functions need to be continuously regulated. So a special kind of coordination and integration has to be provided, and this is done by the endocrine system, या फिर मैं कह सकता हूं हॉर्मोन्स ये काम करेगा। और बेटा एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब मैं जिस तरह से चैप्टर को आगे लेकर बढ़ूंगा, जब आप रिवाइज करेंगे वही शब्द आपके दिमाग में गूंजने चाहिए, आपको वैसे ही पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान सुने। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं, इसी तरह से आप रिवाइज करेंगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सुने बच्चों, नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। अब जब नाम आया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपको आइडिया होना चाहिए बच्चों, हमारी बॉडी में 3 टाइप की ग्लैंड्स को हम क्लासिफाई करेंगे।
एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है बच्चों हेट्रोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, इनके पास डक्ट नहीं है, तो ये अपने सिक्रीशन को यानी हार्मोन को ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं, टिश्यू फ्लूइड में रिलीज करती हैं और उसकी मदद से वो टारगेट तक पहुंचता है। तो बेटा व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड विच पोर देयर सिक्रीशन यानी हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड और द टिश्यू फ्लूइड इन विच द ग्लैंड इज बाथिंग। और बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे से ही, बहुत सारे एग्जांपल हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल, थाइमस, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास सिक्रेटरी डक्ट होती है। और बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो अपने सिक्रीशन को डक्ट की मदद से टारगेट तक पहुंचाती हैं। तो कोई भी ऐसी ग्लैंड जो डक्ट की मदद से अपने सिक्रीशन को पहुंचाती हैं वो कहलाती हैं बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो चाहे वो कोई एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड हो, चाहे वो मिल्क बनाने वाली ग्लैंड हो, चाहे वो सलाइवा बनाने वाली ग्लैंड हो, चाहे वो स्वेट बनाने वाली ग्लैंड हो, चाहे वो ईयर वैक्स बनाने वाली ग्लैंड हो, चाहे वो सीबम बनाने वाली ग्लैंड हो, चाहे वो टीयर्स का फॉर्मेशन करने वाली ग्लैंड हो, तो बेटा ऐसी ग्लैंड जो डक्ट की मदद से सिक्रीशन पहुंचाती हैं वो कहलाती है बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड। और बेटा लास्ट में आता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर इनको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा है, अगर डक्ट है तो एक्सोक्राइन है, डक्ट नहीं है तो एंडोक्राइन। तो बेटा ऐसी ग्लैंड जिनके पास दोनों मोड ऑफ सिक्रीशन होते हैं वो कहलाती हैं हेट्रोक्राइन या फिर मिक्स ग्लैंड। बेस्ट एग्जांपल आपको मालूम है बच्चों पेनक्रियाज, हम एंडोक्राइन में आगे पढ़ेंगे भी सही। एसिनाई वाला पार्ट जो है वो डक्ट की मदद से एंजाइम पहुंचाता है और जो आइसलेट ऑफ लैंगरेंस वाला पार्ट है बेटा वो ब्लड की मदद से हॉर्मोन्स पहुंचाता है। तो सीक्वेंस ध्यान सुने, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। वापस बोल रहा हूं, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं यानी कि डक्टलेस ग्लैंड। अब समझे बच्चों, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन अलग अलग टाइप के होते हैं, कम से कम एनसीईआरटी वाली याद होनी चाहिए, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। तो एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा दो टाइप की होंगी, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है बेटा जी नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैं आपको बता दूं, आपके मॉड्यूल में हम पेज नंबर 36 पर चल रहे हैं बच्चों, आपके मॉड्यूल में हम पेज नंबर 36 पर चल रहे हैं, एनसीईआरटी का पेज नंबर 239 चल रहा है। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन, न्यूरॉन अलग अलग टाइप के, एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप की हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो दो टाइप की होंगी। अब सुने बेटा, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में वर्ड लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसके रेफरेंस में हमने एक और नाम लिखा है नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको लेक्चर याद हो जाएगा, ध्यान सुनो बच्चों। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन अलग अलग टाइप के हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, ये दो टाइप की हैं, कुछ ऑर्गेनाइज और कुछ नॉन ऑर्गेनाइज। अब समझना बच्चों, पहली बात तो एंडोक्राइन ग्लैंड कोई सी भी हो, हमें इस चैप्टर में किससे मकसद है, हार्मोन से। तो कोई सी भी ग्लैंड हो बेटा वो हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। अब समझना, हार्मोन बनाते कौन है बेटा जी, सेल बनाते हैं। तो समझिए ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड उन्हें कहा जाता है जिनमें हार्मोन बनाने वाले जो सेल होते हैं ना बेटा वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो डिस्पर्स नहीं है, स्कैटर्ड नहीं है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, टिश्यू की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें हार्मोन बनाने वाले सेल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उन्हें कहा जाएगा बेटा ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसके इस चैप्टर में हमारे पास 8 एग्जांपल होंगे, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, फिलहाल मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, एडिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है और बेटा हमारे गोनेट्स हैं, जबकि गोनेट्स में दो आ जाएंगे, टेस्टिस और ओवरी। तो आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 36 चल रहा है बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 239 चल रहा है। ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें हार्मोन बनाने वाले सेल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बेटा बिखरे हुए नहीं है, वो कहलाती हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके हमारे पास 8 एग्जांपल होंगे, इस चैप्टर में हम 8 को डिस्कस करेंगे। अब सुना बेटा, नॉन ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, नाम से पता चल रहा है, ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें हार्मोन बनाने वाले सेल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होते होंगे। बेटा वो जो सेल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, डिफ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कहीं बिखरे होते हैं और हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड जिनमें हार्मोन बनाने वाले सेल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होते वो कहलाते हैं बेटा नॉन ऑर्गेनाइज्ड। और आपके मॉड्यूल में नॉन ऑर्गेनाइज के 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं, एलकेजी और हार्ट। बेटा लीवर है, किडनी है, जीआईटी और हार्ट है। अब एक चीज समझें बच्चों, एनसीईआरटी ने जो है ऑर्गेनाइज्ड वर्ड यूज किया है, बेटा एनसीईआरटी के पैराग्राफ में
ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसके रेफरेंस में इन चार को हमने नॉन ऑर्गेनाइज का है। समझो बच्चों, जो लीवर है, जो हार्ट है, जो किडनी है, जो जीआईटी है, ये एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है बच्चों। बेटा लीवर एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी ना है, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। हार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी ना है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। समझें, जो हमारे जो किडनी है वो एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ना है, वो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यानी समझो बच्चों, ये एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, पर ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, ये एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी ना है, पर चूंकि इनसे हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम इनको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। अब चूंकि एनसीईआरटी इन ऊपर वाले 8 को ऑर्गेनाइज कह चुकी है, तो इसलिए उसके रेफरेंस में इन 4 को हमने क्या नाम दिया है? नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। मैं फिर समझा दूं बच्चों, ये ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हो गई हैं, ये 4 जो है एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, पर चूंकि इनसे हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इनको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। दैट्स इट। अब समझें, सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करें, आपको ऐसे ही रिवाइज करना है बच्चों। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की बात करेंगे, न्यूरॉन अलग अलग टाइप के, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, 8 ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और 4 नॉन ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अब समझो बच्चों, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन की जान बसी होती है नर्व इंपल्स में, ऐसे रिवाइज करना है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन अलग अलग टाइप के हैं, उनकी जान बसी होती है नर्व इंपल्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, 8 ऑर्गेनाइज्ड है, 4 नॉन ऑर्गेनाइज्ड है। एंडोक्राइन ग्लैंड की जान बसी होती बेटा हार्मोन के बारे में। तो अब आपके सामने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज हार्मोन। क्या यूज किया बच्चों? हार्मोन। आइए बात करते हैं हार्मोन। आपके मॉड्यूल में हम राइट साइड वाले पेज पर आ चुके हैं बच्चों। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन जो है वो सेक्रेटिन था। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेटाबॉलिज्म के लिए पहला मैसेज जो है वो हार्मोन देता है किसी भी सेल को, इसलिए उसको प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। मैं आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा कि हार्मोन एक केमिकल होता है, इसलिए उसको केमिकल मैसेंजर कहते हैं। पर मैं आपको हार्मोन की डेफिनेशन बताऊंगा। बेटा एनसीईआरटी में हार्मोन की 2 डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान सुने। एक लिखा हुआ बेटा जी क्लासिकल डेफिनेशन और एक लिखी हुई है मॉडर्न डेफिनेशन। जाहिर सी बात है बच्चों, क्लासिकल डेफिनेशन गलत होगी, तभी तो उसके बाद फिर मॉडर्न डेफिनेशन आई है। तो ध्यान से सुनिए पहले हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन। ध्यान सुनिए बच्चों, एनसीईआरटी क्या लिखती है? हार्मोन उसे कहा जाता है, एनसीईआरटी का शब्द है बच्चों क्लासिकल डेफिनेशन, यानी पुरानी डेफिनेशन। रेस्पेक्ट के साथ सुनते हैं, फिर इसको रिजेक्ट करेंगे, फिर हम मॉडर्न डेफिनेशन को समझेंगे। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? सुनिए बेटा, क्लासिकल डेफिनेशन, हॉर्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और ब्लड की मदद से डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट पर अपना एक्शन शो करते हैं। बेटा ये क्लासिकल डेफिनेशन है, यानी क्लासिकल डेफिनेशन ये कहती है बच्चों, हार्मोन उसे कहते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले। बेटा समझें, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है उसे हम हार्मोन कहते हैं, पर हार्मोन सिर्फ उसे कहा जाए जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले ये जरूरी नहीं है। जैसे बेटा हार्ट से भी एक हार्मोन निकलता है एएनएफ, पर हार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी ना है बच्चों। जैसे लीवर से एक हार्मोन निकलता है सोमेटोमिडिन, पर लीवर एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी ना बच्चों। जैसे किडनी से एरिथ्रोपोइटिन निकलता है, रेनिन निकलता है विद सिंगल एन, ये भी हार्मोन है, पर किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी ना बच्चों। तो पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है? हार्मोन कहते उसे हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले। पर मैंने आपसे क्या कहा? एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं, पर हार्मोन सिर्फ उसे कहा जाए जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले ये जरूरी नहीं है। और क्लासिकल डेफिनेशन एक और बात कहती है बच्चों कि हार्मोन वो होते हैं जो ब्लड की मदद से डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट पर जाकर काम करें। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों सारे के सारे हार्मोन्स ब्लड की मदद से दूर जाएं, ये जरूरी नहीं होता है। बेटा कुछ हार्मोन्स लोकल हार्मोन्स भी तो होते हैं, जहां बनते हैं वहीं पर काम करते हैं। तो सारे हार्मोन्स ब्लड की मदद से डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट तक जाएं, ये जरूरी नहीं होता है। तो पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले और ब्लड की मदद से दूर जाए तो उसे हार्मोन कहा जाएगा। पर मैं आपको समझा चुका हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले तो जरूरी नहीं है कि उसी को हार्मोन कहा जाए। नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड स्ट्रक्चर से भी निकल सकता है और ब्लड की मदद से दूर जाए, ये जरूरी नहीं है। तो बेटा जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो गलत है। तो अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हार्मोन की लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन क्या है? आप एनसीईआरटी में चेक कीजिए बच्चों, मैं बोर्ड पर नहीं लिखना चाहूंगा, वहां लिखा हुआ है, आप चेक कीजिए बच्चों। What is hormone? आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा हुआ है, hormones are non-nutrient chemicals which act as
इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो आपने देखा बच्चों इस डेफिनेशन में कहीं भी एंडोक्राइन ग्लैंड शब्द नहीं आया, इस डेफिनेशन बेटा कहीं भी ब्लड की मदद से दूर जाने वाली बात नहीं आई, यानी समझो सिर्फ तीन जो शब्द आए हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। अब तीनों वर्ड का मतलब समझिए, मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, जो सिलेबस में है वो ढंग से पढ़ना है, मकसद 720 है, हमेशा वही रहेगा। ध्यान सुना बच्चों, हॉर्मोन्स बेटा नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है उनकी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो जीरो होती है, यानी हमारी बॉडी हॉर्मोन्स को न्यूट्रिशन सोर्स के तौर पर कंज्यूम नहीं करेगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने हार्मोन बनाया, उसी का डाइजेशन किया और उसी से आपने एनर्जी बना ली। अगर ऐसा होता बच्चों तो बाहर से हमें फूड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी समझें, हार्मोन हमारी बॉडी में एज ए न्यूट्रिशनल सोर्स वो यूज नहीं होते हैं। न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर सकते हैं पर वो खुद न्यूट्रिशनल सोर्स के तौर पर यूज नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, हार्मोन्स जो है वो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करेंगे, यानी कि वो एक सेल
बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा केमिकल जो नॉन न्यूट्रिएंट हो, जिसका प्रोडक्शन हमेशा ट्रेस मात्रा में होता हो, कम मात्रा में होता हो, और जो दो सेल के बीच में मैसेंजर के तौर पर कार्य करेगा। बेटा ऐसे हर एक केमिकल को हम क्या कह सकते हैं, हार्मोन कह सकते हैं। तो हार्मोन की डेफिनेशन हो चुकी है। अब मैं आपको हार्मोन का केमिकल नेचर बता रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों, चैप्टर शुरू हो गया, समझें। हार्मोन के अगर मैं केमिकल नेचर की बात करूं बच्चों, तो हार्मोन ध्यान रखिएगा या तो स्टेरॉइड नेचर के होंगे या फिर वो प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे। बेटा या तो वो स्टेरॉइड होंगे या फिर वो प्रोटीनेशियस होंगे। अब ध्यान सुनिएगा, स्टेरॉइड में आपको याद रखना है बच्चों एमजी टॉप। स्टेरॉइड में आपको याद रखना है बच्चों एमजी टॉप। मैं आपको समझाता हूं, एम का मतलब है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये मैं एंडोक्राइन सिस्टम में आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। एम का मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन। बेटा जी का मतलब है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि कॉर्टिसोल। बाकी बेटा ये टेस्टोस्टेरोन है, ये एस्ट्रोजन है और ये प्रोजेस्टेरोन है। आपकी एनसीईआरटी बेटा एस्ट्रोजन की जगह एक और वर्ड यूज करती है एस्ट्राडायोल। ये मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझाऊंगा बच्चों। एक फीमेल की बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन होते हैं वो तीन टाइप के हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। एक एस्ट्राडायोल है, एक एस्ट्रायोल है और एक एस्ट्रोन है। बेटा समझें, जब फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव स्टेज में होती है, जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो उस समय उसकी बॉडी का जो मेन एस्ट्रोजन होता है वो कौन सा है बेटा, एस्ट्राडायोल है। तो एनसीईआरटी में आपको शब्द मिलेगा बच्चों एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल कुछ और नहीं है, एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव वुमेन के अंदर जो है मोस्ट एक्टिव फॉर्म में जो पाए जाने वाला एस्ट्रोजन होता है उसी को बेटा एस्ट्राडायोल कहा जाता है। वापस से बोल रहा हूं, हार्मोन की डेफिनेशन हो चुकी है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। हार्मोन का केमिकल नेचर पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। हार्मोन या तो स्टेरॉइड हो सकते हैं या फिर वो प्रोटीनेशियस हो सकते हैं। अब समझिए बच्चों, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे ना बेटा, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे वो तो होंगे बेटा जी लिपिड सॉल्युबल या फिर वो होंगे बेटा फैट सॉल्युबल, और जो प्रोटीनेशियस होंगे बेटा ये होंगे वाटर सॉल्युबल। पर एक चीज याद रखिएगा, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है बेटा थायरोक्सिन, हम आगे डिस्कस करेंगे थायरोक्सिन। इसको जो है T4 कहा जाता है, इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह आगे लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। जो थायरोक्सिन है एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर किया जाता है। याद कीजिए बच्चों, हार्मोन्स आर हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, तो उन्हें स्टोर नहीं करना होता है, जब जरूरत पड़ती है उनको बनाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, काम खत्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और बॉडी के बाहर यूरिन की मदद से एलिमिनेट कर दिया जाता है। यानी समझे बच्चों, हार्मोन्स को रीयूज नहीं कर सकते, उनको स्टोर नहीं किया जाता। बेटा हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे दिवाली के पटाखों को हम स्टोर थोड़ी ना करते हैं, जब जरूरत होती है खरीद कर लाते हैं, फोड़ फुड़ा के खत्म करते हैं, अगली दिवाली पर फिर से लाते हैं। तो समझिए बच्चों, हार्मोन्स आर हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, इसलिए उनका सिक्रेशन कम अमाउंट में किया जाता है और इसीलिए बेटा उनको स्टोर नहीं किया जाता है। एक्सेप्ट याद रखिएगा बच्चों थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को स्टोर क्यों किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाएगा, वो मैं आपको थायराइड ग्लैंड में बेहतरीन अंदाज में समझाऊंगा। बस इतना याद रखिएगा, थायरोक्सिन बेटा प्रोटीनेशियस है, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, पर एक्सेप्शनली ये बेटा जो है लिपिड सॉल्युबल की तरह एक्ट करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन वापस से बोल रहा हूं, जो एमजी टॉप है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन, बेटा ये तो स्टेरॉइड हैं, ये लिपिड सॉल्युबल होंगे। पर जो थायरोक्सिन है वो प्रोटीनेशियस है, एक्सेप्शनली वो भी लिपिड सॉल्युबल होगा। बाकी इस चैप्टर में जितने भी प्रोटीनेशियस हार्मोन आएंगे वो सारे के सारे बच्चों वाटर सॉल्युबल होंगे। अब थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हैं, सुनना बच्चों। मैंने कहा नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन अलग अलग टाइप के हैं, न्यूरॉन की जान बसी होती है नर्व इंपल्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड हैं कुछ नॉन ऑर्गेनाइज्ड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जान बसी होती है हार्मोन में, हार्मोन की डेफिनेशन हो चुकी है, हार्मोन की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, हार्मोन का केमिकल नेचर बताया। अब लेक्चर शुरू होता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बच्चों यहां से मेन एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। आइए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई भी हार्मोन किसी सेल पर अपना एक्शन कैसे शो करता है। बच्चों पहले मैं यहां पर रफ बातें कर लेता हूं। मान लो ये हमारा कोई सेल है बच्चों, मान लेते हैं इस तरह से न्यूक्लियस है, वैसे डायग्राम गलत है बच्चों, न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। मैं सेल बायो नहीं समझा रहा हूं, बेसिक बातें करते हैं। मान लो बच्चों इस तरह से ये डीएनए है, वैसे डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब बातों में डिफरेंस होता है, या आप मॉलिक्यूलर के अंदर डिस्कस करेंगे, सेल बायो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मानकर चलें, मान लेते हैं सेल है बच्चों,
मैंने न्यूक्लियस बनाया है, अंदर मैंने डीएनए बनाया। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई भी हार्मोन ब्लड की मदद से टारगेट तक पहुंचेगा। हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई भी हार्मोन किसी सेल पर अपना एक्शन कैसे शो करता है। पहले तो एक चीज समझे बच्चों, सबसे पहला मैसेज हार्मोन लाता है, इसलिए उसे कहा जाता है बेटा प्राइमरी मैसेंजर। जो हार्मोन है उसे कहा जाएगा बेटा प्राइमरी मैसेंजर। अब एक चीज समझना, हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी हार्मोन किसी सेल पर अपना एक्शन कैसे शो करता है। हम ये जानना चाहते हैं कोई भी हार्मोन किसी सेल को अफेक्ट कैसे करता है। अफेक्ट करने का मतलब है उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करना। बेटा समझो व्हाट इज फिजियोलॉजी, फंक्शन। अरे याद कीजिए, नॉर्मल सेल अपने काम तो कर ही रहा होगा ना। हम ये जानना चाहते हैं कि हार्मोन उस काम को, उस फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है। बेटा समझें, यानी हम ये जानना चाहते हैं कोई भी हार्मोन किसी सेल की फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स को कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे बच्चों ग्रोथ जो है वो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे कि जो सेल डिवीजन है वो भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, चाहे ग्रोथ हो वो भी एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। एनसीईआरटी की तरफ लेकर चल रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी हार्मोन किसी सेल की फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है। बेटा अगर आपको किसी भी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करना है तो आप एंजाइम को अफेक्ट कीजिए, चाहे ग्रोथ को अफेक्ट करना हो, चाहे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करना हो, चाहे डिवीजन को अफेक्ट करना हो, आपको एंजाइम को अफेक्ट करना है। एंजाइम को अफेक्ट करना है मतलब आपको प्रोटीन को अफेक्ट करना है। प्रोटीन को अफेक्ट करना है यानी आपको डीएनए को अफेक्ट करना है, न्यूक्लिक एसिड को। बेटा आपको पता है डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और लास्ट में ट्रांसलेशन होता है जब प्रोटीन बनता है, यानी एंजाइम बनेगा। यानी समझो बच्चों, किसी भी सेल के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज होते हैं, एनसीईआरटी का वर्ड है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, चाहे वो ग्रोथ हो सकता है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो सकता है, चाहे वो सेल डिवीजन होता है। बेटा जितने भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, एंजाइम्स पर, एंड मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ध्यान सुनिए, कोई भी हार्मोन अगर किसी सेल पर अपना एक्शन शो करना चाहता है, अगर वो फिजियोलॉजी को अफेक्ट करना चाहता है तो वो एंजाइम को अफेक्ट करना चाहता है। इसका मतलब वो अपना मैसेज जो है वो डीएनए तक पहुंचाना चाहता है। समझे बच्चों, कोई भी हार्मोन जो है अपना मैसेज कहां पहुंचाना चाहता है, डीएनए तक पहुंचाना चाहता है। अब उससे पहले कुछ बातें करते हैं। एनसीईआरटी का पैराग्राफ शुरू कर रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों। 2 मिनट का टॉपिक है, क्लास में ही याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ध्यान सुनो बच्चों, आपको होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने अपना हार्मोन किस में डाला बच्चों, ब्लड के अंदर। एक बार हार्मोन ब्लड में आ गया तो ब्लड की मदद से वो हार्मोन बॉडी के किसी भी सेल तक पहुंच सकता है। बेटा समझो ना, एक बार हार्मोन ब्लड में आ गया तो ब्लड की मदद से तो वो वाइड स्प्रेड जा सकता है, यानी समझो हार्मोन बॉडी के किसी भी सेल तक पहुंच सकता है। पर हार्मोन हर सेल पर काम करिए जरूरी नहीं है। आपको पता है बच्चों, हार्मोन सिर्फ और सिर्फ उसी सेल पर काम करते हैं जिस सेल के पास उस हार्मोन के लिए क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर होते हैं। हार्मोन सिर्फ और सिर्फ उसी सेल पर काम करेगा जिस सेल के पास उस हार्मोन के लिए क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर। और एक और चीज समझे बच्चों, रिसेप्टर्स हमेशा हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते मैं कह रहा हूं कि इस सेल पर ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर है, इसका मतलब ये हुआ इस रिसेप्टर पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन बाइंड हो सकता है। तो वापस से बोल रहा हूं, हार्मोन सिर्फ और सिर्फ उसी सेल पर अपना एक्शन शो करेगा जिस सेल के पास उस हार्मोन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, रिसेप्टर। अब समझें, पोजीशन के हिसाब से रिसेप्टर 2 टाइप के होंगे, समझाता हूं बेटा। कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो सेल के सरफेस पर होते हैं, पूरी एनसीईआरटी चल रही बच्चों, उसे कहा जाता है सेल सरफेस रिसेप्टर, या फिर ये मेम्ब्रेन से बाउंड है तो इन्हें हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं बेटा जो सेल के अंदर होंगे, उन्हें कहा जाएगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब उसमें 2 टाइप के हो सकते हैं ना बच्चों, एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो सकता है और एक इंट्रा न्यूक्लियर हो सकता है। इतना याद रखेंगे, रिसेप्टर जो हैं वो 2 टाइप के होंगे। अगर सेल के सरफेस पर हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड है, तो वो है सेल सरफेस रिसेप्टर या फिर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और अगर सेल के अंदर हैं तो वो होंगे बेटा जी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब एक बात तो कंफर्म है, हार्मोन सिर्फ उसी सेल पर काम करेगा जिस सेल के पास क्या होंगे, उसके लिए रिसेप्टर। बेटा ध्यान सुनिए, हार्मोन तब अपना एक्शन शो करता है जब वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, यानी क्या बन जाना चाहिए बच्चों, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एक बार हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ गया तो अब कंफर्म है उसका मैसेज सेल तक पहुंचेगा, वो सेल की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा। अब समझे बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म अलग होता है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म अलग होता है। आपके एनसीईआरटी में बच्चों दोनों के फिगर बने हुए हैं, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। पर सबसे पहले आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए, वाटर सॉल्युबल के एग्जांपल्स और लिपिड सॉल्युबल के। वापस बता रहा हूं बच्चों, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, याद कीजिए एमजी टॉप, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो तो लिपिड सॉल्युबल होंगे बच्चों। साथ ही साथ याद कीजिए एक्सेप्शनली
थायरोक्सिन या फिर आइडोथायरोनिन, बेटा ये जो है लिपिड सॉल्युबल होंगे। बाकी इनको छोड़कर इस चैप्टर में बाकी जितने भी आएंगे बेटा वो वाटर सॉल्युबल होंगे। मैं आपको 15 सेकंड का समय देना चाह रहा हूं, ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, फिर हम शुरू करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। वो हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए बच्चों, फिर हम शुरू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। एनसीईआरटी के दोनों फिगर आपके सामने होने चाहिए। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी का मैकेनिज्म मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान सुनेंगे, मेन एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए। पहले बच्चों मैं डिस्कस कर लेता हूं वाटर सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म, फिर हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म। अब समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, चारों तरफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मान लेते हैं ब्लड की मदद से यहां पहुंचा कोई वाटर सॉल्युबल हार्मोन, बेटा ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। यहां पर मैंने इस तरह से न्यूक्लियस बना दिया, यहां मैंने इस तरह से डीएनए बना दिया। एनसीईआरटी का फिगर सामने रखेंगे। अब ध्यान सुनो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, वाटर सॉल्युबल हार्मोन, हार्मोन कोई सा भी हो, अपना मैसेज कहां ले जाना चाहता है बच्चों, वो डीएनए तक ले जाना चाहता है। पर समझो ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, क्या वो सीधे डीएनए तक जा सकता है? क्या वो सेल के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है। उसको कौन रोकेगा बच्चों? आप जान रहे हैं बाहर की तरफ जो है बाइलिपिड लेयर है बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, ये तो बाइलिपिड लेयर है बच्चों। वाटर सॉल्युबल हार्मोन है यानी वो हाइड्रोफिलिक है, पर जो सेल की मेम्ब्रेन है बेटा वो तो हाइड्रोफोबिक है। तो एक बात तो कंफर्म है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकता। एक बात तो कंफर्म बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकता। नीट में असर्शन रीजन आ चुका है बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो बाइलिपिड लेयर है वो उसको पेनिट्रेट नहीं होने देगी। एक बात तो कंफर्म है। और मुझे एक बात बताओ बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं जा सकता, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो सेल पर काम कर रहा है। इसका मतलब सेल के पास उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर तो हैं। तो वही मुझे सोचकर बताइए, वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं जा सकता, कंफर्म है, तो उसके रिसेप्टर बाहर होने चाहिए या अंदर होने चाहिए? आप खुद सोचिए बच्चों। बेटा वाटर सॉल्युबल हार्मोन जब अंदर जा ही नहीं सकता तो उसके रिसेप्टर अंदर लगाने का क्या फायदा? तो एक बात तो कंफर्म है बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन के जो रिसेप्टर होंगे ना बेटा जी, वो हमेशा बाहर होंगे, यानी सेल सरफेस रिसेप्टर या फिर मैं कहूंगा मेम्ब्रेन बाउंड्री रिसेप्टर। तो जैसा कि आप एनसीईआरटी का फिगर देखिए बच्चों, उसमें उन्होंने एग्जांपल में एफएसएच लिया है। बेटा एफएसएच जो है वो एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, वाटर सॉल्युबल होगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, उसका जो रिसेप्टर बना रखा है, जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पर है। अब हार्मोन आकर उससे बाइंड होगा, क्या बनेगा बेटा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए बेटा, एक चीज समझना, एसर्शन से पूछा जा चुका है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है वो अंदर नहीं जाता। एक्सप्लेनेशन ये नहीं होगा कि उसके रिसेप्टर बाहर हैं, नहीं बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, इसलिए उसके रिसेप्टर बाहर हैं। ध्यान सुने बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं जा सकता क्योंकि रिसेप्टर बाहर है, नहीं, अंदर नहीं जा सकता इसलिए रिसेप्टर बाहर हैं। दोनों में डिफरेंस है बच्चों, एसर्शन रीजन नीट में आ चुका है। वापस से बोल रहा हूं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बाइलिपिड लेयर नहीं जाने देगी, अंदर नहीं जा सकता इसलिए रिसेप्टर बाहर है। अब समझो, एक बात तो कंफर्म है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर हमेशा सेल सरफेस रिसेप्टर होंगे या फिर मैं कह सकता हूं मेम्ब्रेन बाउंड्री रिसेप्टर। अब समझो बेटा, हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ा क्या बन चुका है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। पर ऐसा थोड़ी ना बच्चों कि हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ जाएगा तो अब वो लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, ऐसा नहीं बच्चों। अगर हार्मोन वाटर सॉल्युबल है तो वो वाटर सॉल्युबल ही रहेगा। अब कंफर्म है, पर उसको तो मैसेज अंदर भेजना है, पर जब वो खुद अंदर नहीं जा सकता तो किसी और को भेजेगा। पहला मैसेज हार्मोन लाया तो वो कहलाएगा प्राइमरी मैसेंजर, और जिसको अंदर भेजेगा वो कहलाएगा बेटा सेकेंडरी मैसेंजर। तो कंक्लूजन सुनिए, वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं जा सकता तो उसके रिसेप्टर हमेशा बाहर होंगे, और जब खुद अंदर नहीं जा सकता तो हमेशा किसको जनरेट करेगा बेटा? सेकेंडरी मैसेंजर को। वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कि साइक्लिक एएमपी हो सकता है बच्चों, कैल्शियम हो सकता है, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, DAG हो सकता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल हो सकता है। बच्चों याद रखिएगा, सोडियम जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम नहीं करता है। कंक्लूजन फिर दोहराता हूं बच्चों,
वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि बाइलिपिड लेयर, हाइड्रोफोबिक लेयर उसको अंदर नहीं जाने देगी, और जब वो अंदर नहीं जा सकता तो रिसेप्टर कन्फर्म में बाहर होंगे, सेल सरफेस पर होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे, और जब खुद अंदर नहीं जा सकता तो वो हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। पर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाने के लिए सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो करवाएगा बच्चों। तो सेल के अंदर जो भी करवाता है एनसीईआरटी उन्हें मिलाकर लिखती है रेस्पॉन्स 1। आप एनसीईआरटी का फिगर चेक कीजिए बच्चों, वाटर सॉल्युबल का। जैसे एफएसएच मेम्ब्रेन पर जुड़े रिसेप्टर से जुड़ा, उसकी वजह से देखिए अंदर लिखा हुआ है रेस्पॉन्स 1। ये रेस्पॉन्स 1 आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे मैं आपको बता सकता हूं बच्चों कि जैसे वो यहां जुड़ता है, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो एटीपी को तोड़ता है, और उसकी वजह से क्या बनता है बच्चों? साइक्लिक एएमपी बनता है। बस इतना याद रखेंगे, वाटर सॉल्युबल हार्मोन सरफेस रिसेप्टर से जुड़ेगा, उसकी वजह से कुछ रेस्पॉन्सेज होते हैं, उनकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है। और बच्चों ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है, फिर इसकी वजह से कुछ बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज आते हैं। एनसीईआरटी चेक कीजिए, मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूं कि इसकी वजह से कुछ प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होते हैं जो कि एंजाइम्स का फॉस्फोरिलेशन करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं। नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखें बच्चों, वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं जा सकता, रीजन बता दिया, तो रिसेप्टर बाहर होंगे, और जब अंदर नहीं जा सकता तो वो ऐसे रेस्पॉन्सेज जनरेट करवाता है जिससे सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा, और सेकेंडरी मैसेंजर कुछ बायोकेमिकल रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, और इस बायोकेमिकल रेस्पॉन्स की वजह से कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। जैसे कि ग्रोथ हो सकती है बच्चों, जैसे कि डिवीजन हो सकता है। तो आपने देखा वाटर सॉल्युबल हार्मोन कुछ इस मैकेनिज्म से सेल की फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज को अफेक्ट करता है। दैट्स इट बच्चों। अगर मैं आपके सामने अब लिपिड सॉल्युबल का मैकेनिज्म रखूं, जैसे एनसीईआरटी ने बच्चों वहां पर एस्ट्रोजन का एग्जांपल लिया है, वहां पर एस्ट्रोजन का एग्जांपल लिया है, या फिर मैं एस्ट्राडायोल कह सकता हूं। बस अब कंक्लूजन बहुत आसान है। मुझे बताइए बच्चों, क्या लिपिड सॉल्युबल सीधे अंदर जा सकता है? जा सकता है बेटा, लिपिड सॉल्युबल सीधे अंदर जा सकता है ना, क्योंकि वो जो है वो हाइड्रोफोबिक है, मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक है। तो बेटा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सीधे अंदर जा सकता है। और मुझे एक बात बताइए, जब वो सीधे अंदर जा सकता है तो उसके रिसेप्टर सरफेस पर होंगे या सेल के अंदर होंगे? तो वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर हमेशा इंट्रासेलुलर होंगे। जैसे आप एनसीईआरटी के फिगर में आप देख सकते हो, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर सेल के अंदर हैं, सेल के अंदर भी कहां बना रखें बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर बना रखें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर जा सकता है तो उसके रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे, यानी वो जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर बनेगा, क्लोज टू द न्यूक्लियस। और एक बार बेटा जी, अगर हार्मोन सीधे सेल के अंदर जा सकता है तो वो कभी भी सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट नहीं करेगा। ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं बच्चों कि वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल में से वो कौन सा हार्मोन है जो डीएनए लेवल तक पहुंचकर काम कर सकता है, जो क्रोमोसोम लेवल तक पहुंचकर काम कर सकता है, जीन एक्सप्रेशन लेवल को रेगुलेट कर सकता है? तो आंसर जाएगा बच्चों लिपिड सॉल्युबल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, लिपिड सॉल्युबल जो है वो सीधे अंदर जा सकता है, और जब सीधे अंदर जा सकता है तो वो डीएनए पर जाकर भी बाइंड हो सकता है। और समझो, जब ये डीएनए को एक्टिवेट करेगा तो जाहिर सी बात है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा यानी एंजाइम बनेगा, और उस एंजाइम की वजह से कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको इस टारगेट सेल में अफेक्ट होता हुआ जरूर दिखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। फिर से दोहराता हूं, कोशिश करिए क्लास में याद हो जाना चाहिए, इसी सोच के साथ हमको बैठना है। ध्यान सुने बच्चों, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन अलग अलग टाइप के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। न्यूरॉन की जान बसी होती है नर्व इंपल्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। 8 ऑर्गेनाइज्ड है, 4 नॉन ऑर्गेनाइज्ड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जान बसी होती है हार्मोन में। अब हार्मोन के बारे में जो है 4 बातें हो चुकी है। हार्मोन की डेफिनेशन, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। हार्मोन का जो है केमिकल नेचर हो चुका है। स्टेरॉइड हो सकते हैं एमजी टॉप, तो लिपिड सॉल्युबल। प्रोटीनेशियस हो सकते हैं तो वाटर सॉल्युबल, एक्सेप्ट थायरोक्सिन, आइडोथायरोनिन प्रोटीनेशियस होता है, पर एक्सेप्शनली ये लिपिड सॉल्युबल की तरह काम करता है। हार्मोन की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, इनका प्रोडक्शन ट्रेस अमाउंट में होता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनको स्टोर नहीं किया जाता है एक्सेप्ट थायरोक्सिन। ये हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और हमने डिस्कस किया बच्चों मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन।
वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं जा सकता तो रिसेप्टर सरफेस पर होंगे, और जब खुद अंदर नहीं जा सकता तो वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू अपने एक्शन को परफॉर्म करवाता है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सीधे अंदर जा सकता है तो रिसेप्टर अंदर होंगे तो उसे सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिपिड सॉल्युबल सीधे जीनोम लेवल पर जाकर काम कर सकता है, डीएनए लेवल पर पहुंचकर अपने एक्शन को रेगुलेट कर सकता है। तो हमने यहां पर यह डिस्कस किया बच्चों। अब जो है हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें जो है 8 ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है और 4 नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोनल एस्पेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो बच्चों हम शुरुआत करेंगे अगली क्लास से, दैट इज ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक बार थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए जो हमने आज डिस्कस किया बच्चों। अब तो कुछ बच्चे जो हैं अपने आप लिखने लगे हैं कि सर एमजे टॉक्स का क्या होगा। तो बच्चों एमजे टॉक्स एमजे सर आपके लिए लेकर आए हैं। फिर दोहराता हूं, क्लास के अंदर बायोलॉजी तो पढ़ेंगे से बच्चों, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा जीवन भी पढ़ लेंगे ताकि हम बेहतरीन डॉक्टर बन सकें। तो वंस अगेन बच्चों वेलकम टू एमजे टॉक्स। बच्चों आज एमजे टॉक्स के माध्यम से एमजे सर बस आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहेंगे, ध्यान से सुने, शायद आप उस बात की गहराई तक पहुंच पाएंगे बच्चों। एक बार जो है बच्चों टाइटन ने रोलेक्स से कहा, आपको पता है बच्चों चाहे वो टाइटन हो चाहे वो रोलेक्स हो, दोनों जो हैं वो घड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं। इस किस्से को सुनिए बच्चों, शायद आपके जीवन पर थोड़ा सा असर पड़े। एक बार बच्चों टाइटन ने रोलेक्स से कहा, क्या कहा कि सुन मेरे दोस्त रोलेक्स, या तुझ में ऐसी क्या खास बात है, मैं भी तो वक्त बताती हूं तू भी तो वक्त बताती है, पर तुझ में ऐसी क्या खास बात है कि तू लाखों में बिकती है जबकि मैं बाजार में चंद हजारों में बिक जाती हूं। बच्चों आपको यह बात समझनी होगी, टाइटन ने रोलेक्स से क्या कहा कि ये सुन मेरी दोस्त रोलेक्स, तू भी तो वक्त बताती है मैं भी तो वक्त बताती हूं, तो तुझ में ऐसी क्या खास बात है जो तू लाखों में बिकती है और मैं इस बाजार में चंद हजारों में बिक जाती हूं। तो रोलेक्स ने टाइटन से एक खूबसूरत बात कही, सुनो मेरे दोस्त टाइटन, ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि तू इंसान को वक्त बताती है, मैं इंसान का वक्त बताती हूं। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बच्चों। रोलेक्स ने क्या कहा टाइटन से, तू इंसान को वक्त बताती है मैं इंसान का वक्त बताती हूं। तो एमजे सर बस आपसे यह कहना चाहते हैं कि इतनी मेहनत कीजिए बच्चों, अपनी पहचान ऐसी बनाइए कि भविष्य में लोग आपकी पहचान को अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों इसी ख्याल के साथ एमजे टॉक्स को एंड करता हूं, इस खूबसूरत लेक्चर को एंड करता हूं। अगली क्लास में हम आपके सामने साथ फिर जुड़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को लेकर। थैंक यू सो मच बच्चों।